हाँ, तो क्या कह रहे थे हम लोग कि एक कंपाउंड आप लोगों ने बना लिया किसी तरह से रिप्रेजेंट करके, है ना? अब आपने क्या किया, इसका मिरर इमेज बनाया। तो मिरर इमेज बनाया तो क्या बन गया, इसका आइसोमर बन गया। ठीक है, बन गया दोनों। इन दोनों को क्या बोलेंगे हम लोग, ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं, डीएल पेयर है, मतलब इनमें से एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी है और एक लीवो रोटेटरी है। वो क्योंकि हमें नहीं पता है ना, वो प्रैक्टिकल पर जब आप प्रैक्टिकल करोगे पोलरीमीटर में डालोगे इनको, है ना, तब इनका ऑप्टिकल रोटेशन आएगा, तब पता लगेगा कि कौन डेक्स्ट्रो है कौन लीवो है ना, वो बात की बात है। पर हाँ, ये पता है ये दोनों डीएल पेयर है। एक इनमें से डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, एक लीवो रोटेटरी है ना, डीएल पेयर बोला जाता है। या फिर इसके लिए अलग से टर्म है ना, स्पेशल टर्म जो हम यूज करते हैं वो होते हैं इनेंशियोमर्स, है ना। आप कहोगे इनेंशियोमर्स क्या होते हैं, कैसे डिफाइन करोगे? तो इनेंशियोमर्स इन दोनों को बोला जाता है, ये दोनों इनेंशियोमर्स हैं, एक दूसरे के रिलेशनशिप है बेसिकली, है ना। ऑप्टिकल आइसोमर का एक स्पेशल रिलेशनशिप है जिनको इनेंशियोमर्स बोलते हैं। ऑप्टिकल आइसोमर्स तो और भी टाइप के होते हैं, जैसे अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, है ना। पर जो मिरर इमेज आइसोमर्स होते हैं, ये मिरर इमेज स्ट्रक्चर्स हैं दोनों आपस में एक दूसरे के, है ना। तो जो मिरर इमेज जो आइसोमर्स होते हैं उनको इनेंशियोमर्स बोला जाता है। ठीक है, मतलब डीएल पेयर को आइसोमर्स इनेंशियोमर्स बोलते हैं। समझ में आ गया इनेंशियोमर का मतलब क्या है? अच्छा, अब बात आती है देखो कि दो ही आइसोमर क्यों बनते हैं, है ना। जैसे हम लोग बोल दे कि एक डेक्स्ट्रो है और एक लीवो है, दो ही टाइप की क्यों बने? क्योंकि देखो, एक कार्बन पे 4 ग्रुप को अरेंज आपको करना है तो उसकी दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है केवल। अब ध्यान से सुनना इस बात को, है ना। एक कार्बन पे आपको 4 ग्रुप को अरेंज करना है ना, स्पेस में, तो उसकी दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, मतलब या दो ही कॉम्बिनेशन बन सकते हैं उसके। और यही दो कॉम्बिनेशन ये रहे आपके सामने, ये जो मेरे इमेज के फॉर्म में आपने शो कर रखे हैं, है ना। तो पहला कॉम्बिनेशन तो आप कैसे ही बना दो, और दूसरा उसका मेरा इमेज ले लो तो उसका कैसा बन जाएगा, अपोजिट टाइप का कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा, है ना, डिफरेंट टाइप का कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा। तो एक कॉन्फ़िगरेशन ये है, एक अरेंजमेंट ये है 4 ग्रुप को अरेंज करने का एक तरीका, और दूसरा तरीका ये है 4 ग्रुप को अरेंज करने का। बस दो ही तरीके होते हैं, ये दो ही कॉम्बिनेशन होते हैं 4 ग्रुप को अरेंज करने के किसी टेट्राहेड्रल कार्बन पे। देखो, या तो आप इस तरह से अरेंज कर सकते हो या फिर आप इस तरह से अरेंज कर सकते हो, और यही दो टाइप के आपके आइसोमर्स होते हैं, है ना। अब देखो, अब आपसे आपको समझ में आएगा कि लाइट के प्लेन को एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो राइट साइड में रोटेट करेगा, एक लेफ्ट साइड में करेगा, है ना। क्यों? क्योंकि दोनों पे जो अरेंजमेंट है वो कैसा है आपका, जस्ट अपोजिट टाइप का है ना। तो लाइट के साथ जो इंटरेक्ट करेंगे तो बिल्कुल डायरेक्शन कैसा होगा, अपोजिट टाइप का डायरेक्शन होगा दोनों का इंटरेक्ट करने का, है ना। इसलिए एक राइट में रोटेट करता है, एक लेफ्ट में करता है, मतलब क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, क्योंकि ग्रुप सेम है ना, इलेक्ट्रॉन क्लाउड सेम है, तो इसलिए जो स्पेसिफिक रोटेशन एंगल ऑफ रोटेशन होता है वो दोनों में बराबर होता है ना। जैसे मैंने बताया था ब्यूटेन 2 का बराबर था, +13.5 -13.5। तो डेक्स्ट्रो लीवो का एंगल तो बराबर होता है, बस डायरेक्शन अलग अलग होती है ना। एंगल बराबर होने का रीजन आप लोग जानते हो, क्योंकि ग्रुप्स तो वही है सेम टाइप के, तो सेम टाइप का इंटरेक्शन होगा तो एंगल तो सेम आएगा ही आएगा, है ना। पर क्योंकि अरेंजमेंट दोनों का अपोजिट टाइप का है तो बस लाइट को क्या कर देते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्लेन में रोटेट कर देते हैं, है ना। एक राइट साइड में रोटेट कर देता है, एक लेफ्ट साइड में रोटेट कर देता है। इन्हीं को ऑप्टिकल आइसोमर्स बोलते हैं, है ना। तो एक कायरल कार्बन पे जो 4 ग्रुप्स का अरेंजमेंट होता है वो आपका दो ही टाइप का होता है केवल, एक ये टाइप हो गया और एक इसका मिरर इमेज बना दो तो आपको दूसरा टाइप मिल जाएगा। बताओ, यहाँ तक कहीं कोई डाउट है तो बोलो किसी को, जो भी अभी पॉइंट्स बताए मैंने, बताओ कहीं कोई कंफ्यूजन लगा हो। समझ में आ गए सब पॉइंट्स, है ना, याद रहेंगे। ठीक है, इनेंशियोमर्स पे आते हैं। तो देखो, इनेंशियोमर्स क्या थे आपके, मिरर इमेज आइसोमर्स हैं। एक बात बताओ मुझे, जैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते थे आपके सिस और ट्रांस, सिस है ट्रांस है, तो इसमें क्या डिफरेंस होता था, बोलो डिफरेंस बताओ, कोई बताएगा? जैसे सिस है और ट्रांसफॉर्म्स है एक कंपाउंड का, तो इनका फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होता था ना। फिजिकल प्रॉपर्टी जानते हो आप लोग, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डायपोल मोमेंट, सॉल्युबिलिटी, ये सब टाइप का फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट था, इन सबका पढ़ा था हम लोगों ने लास्ट में। ठीक है, इसी तरह से अगर आप इन इनशोमर्स की बात करोगे, मतलब इन डीएल पेयर की बात करोगे, तो उनका फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होता है, क्योंकि देखो सेम टाइप के ग्रुप्स हैं, है ना, सेम टाइप का इंटरेक्शन है, सेम एनर्जी वाले कंपाउंड्स हैं, तो इनके फिजिकल प्रॉपर्टी सब सेम होते हैं, मतलब इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम होगा, मेल्टिंग पॉइंट सेम है, सॉल्युबिलिटी सेम है ना, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है।
तो अब कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए, तभी आइसोमर बोलोगे। तो डिफरेंस क्या है? लाइट की बिहेवियर डिफरेंट है। एक लाइट के प्लेन को राइट साइड में रोटेट करता है और एक लेफ्ट साइड में करता है ना? कोई ना कोई एक प्रॉपर्टी डिफरेंट होना चाहिए, तो है ना डिफरेंट इनमें। लाइट के लिए बिहेवियर डिफरेंट, फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है एनेंटियोमर्स की। बोलो, यहां तक कोई डाउट है तो बताओ, और थोड़ा सा लिख लेने। बोलो, चलो तो लिख लिया जाए ना, है ना? तो देखो एनेंटियोमर्स के बारे में लिखते हैं पहले, है ना? क्या होते हैं एनेंटियोमर्स? देखो, enantiomers are optically active compounds which are mirror images of each other, है ना? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है जो कि आपस में क्या है, दोनों मिरर इमेज है ना? उनको क्या बोलते हैं? एनेंटियोमर्स बोला जाता है। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास, देखो, enantiomers have same melting point, boiling point, solubility, etc. है ना? ये सब क्या है? सेम है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, सारी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती हैं, पर डिफरेंट क्या है? बट दे रोटेट plane of PPL, yeah, in opposite direction. In opposite direction with same angle. ठीक है, समझ में आ गया? अब देखो, क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा याद करने वाली बात है। अब आपको पता है कि एनेंटियोमर्स की फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, तो आप मुझे एक बात बताओ कि जो फिजिकल मेथड्स होते हैं उनसे आप इनको सेपरेट कर सकते हो क्या? बोलो, बताओ। जैसे मैंने बोला कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से आपको सेपरेट करना है, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से एनेंटियोमर्स को सेपरेट कर सकते हो क्या? बोलो। नो सर। है ना? तो बस ये याद रखना है ना, ये पॉइंट है। बहुत बार क्वेश्चन आए हुए इस टाइप के, है ना? इनडायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे देखो, देखो, सिंस enantiomers have same boiling point, है ना? So that they cannot be separated by general physical methods like fractional distillation, है ना? तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वगैरह से सेपरेट नहीं कर सकते आप लोग, बाकी सब आइसोमर्स को कर सकते हो। ज्योमेट्रिकल आइसोमर को भी सेपरेट कर सकते हो आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, क्योंकि उनका बॉइलिंग पॉइंट भी डिफरेंट होता है। बस एनेंटियोमर्स को नहीं कर सकते आप। एनेंटियोमर्स के अलावा अभी तक जितने भी आप लोगों ने आइसोमर्स पढ़े हैं, किसी भी टाइप को, चाहे स्ट्रक्चर हो, स्ट्रक्चर तो कर ही लोगे क्या, है ना? और ज्योमेट्रिकल को भी आप लोग क्या कर सकते हो? सेपरेट कर सकते हो। ठीक है, बस एनेंटियोमर्स हैं जिसको आप लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी हैं? सेम टाइप की फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं एनेंटियोमर्स की। समझ में आई बात, है ना? चलो लिख लो जल्दी से, आगे चलते हैं फिर।
हो गया कंप्लीट? अच्छा, क्या डाउट है समर्थ को? रिएक्टिविटी, तो वो रिएक्टिविटी डिपेंड करता है ना, कि किस टाइप की स्पेसिफिक टाइप के अगर आपके पास रिएजेंट के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो देखो हो सकता है किसी एक स्पेशल एनेंटियोमर की अलग है ना रिएक्टिविटी हो, सेकंड की अलग हो किसी स्पेशल रिएजेंट से। कुछ जनरल है तो जनरल के लिए तो बराबर ही होगा, है ना। जैसे एंजाइमेटिक एक्टिविटी वगैरह होती है ना, वो बिल्कुल स्पेसिफिक टाइप की होती है, किसी एक ही एनेंटियोमर के लिए होती है ना। तो डेक्स्ट्रो फॉर्म के लिए होगा, लियो फॉर्म के लिए होगा, है ना। तो इस तरह से वो डिपेंड कर जाता है किस टाइप के रिएजेंट है, किस टाइप का रिएक्शन है, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। एक तो हो गया आपके पास वेज एंड डैश प्रोजेक्शन। सेकंड टाइप का प्रोजेक्शन है जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, और आपको यही यूज करना है ना। स्पेशली ऑप्टिकल आइसोमर्स के लिए यूज किया जाता है ना, क्योंकि वेज और डैश तो जनरल है, वो तो आप कैसे भी यूज कर सकते हो, है ना। जनरल अभी तक भी करते हुए आए थे हम लोग। तो सेकंड है आपके पास प्रोजेक्शन फॉर्मूला फिशर प्रोजेक्शन। फिशर प्रोजेक्शन, है ना। तो फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला क्या है? ये एमिल फिशर साइंटिस्ट थे जिन्होंने दिया था, तो उनकी नेम के बेसिस पे फिशर प्रोजेक्शन बोलते हैं इसे, ठीक है। तो देखो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऐसे समझो कि इसको ऐसे प्लस के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं, हो गए, बस यही है ना। आपको ये कैसा प्रोजेक्शन है, तो आपको 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल को 2 डायमेंशनल पेपर पर रिप्रेजेंट करना है ना, उसी के जो प्रोजेक्शन फॉर्मूला होते हैं। सबसे सिंपल सा प्रोजेक्शन फॉर्मूला, इसमें से बीच वाला जो कार्बन है वो कायरल कार्बन एक्चुअली, है ना। जनरली कार्बन कायरल कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं, नॉर्मल को भी कर सकते हैं पर कायरल कार्बन के लिए जनरली यूज किया जाता है फिशर प्रोजेक्शन। तो ये बीच वाला कार्बन है कायरल है, इसे 4 डिफरेंट ग्रुप हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं आपको, है ना। अब स्टैंडर्ड फॉर्मेट की बात करोगे तो ये जो वर्टिकल लाइन होती है इस पे हम रखते हैं पेरेंट कार्बन चेन, है ना। पेरेंट कार्बन चेन ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट की बात है। बाकी आप किसी ग्रुप को कहीं भी लगाओ कंपाउंड तो बनेगा ही बनेगा, है ना। और जो सबसे ऊपर है वो आपका वही नंबर 1 कार्बन है, नंबर 1 कार्बन अकॉर्डिंग टू IUPAC, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, और बाकी जो डिफरेंट ग्रुप है उसको ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे रख दो आप लोग, ठीक है। जैसे मुझे बनाना है ब्यूटेन 2 ऑल का स्ट्रक्चर बनाना है मुझे, तो ब्यूटेन 2 ऑल में जो सेकंड कार्बन होता है वो कायरल है, तो ये कायरल कार्बन सेकंड कार्बन, पहला कार्बन सबसे नंबर 1 CH3, सेकंड कार्बन कायरल है तो उसको ऐसे बना दिया, और बाकी इसके बाद क्या बच गया CH2 CH3 आपका बच गया इथाइल ग्रुप। तो ये हो गया पूरा कार्बन चेन वर्टिकल लाइन पे, है ना। डिफरेंट ग्रुप कौन से हैं, OH और H, तो उसको ऐसे आपने रिप्रेजेंट कर दिया एक, तो ये एक कंपाउंड बन गया, है ना, बन गया एक कंपाउंड। अब हमें नहीं पता है कौन सा है, डेक्स्ट्रो हो सकता है, लीवो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई एक तो है ये। अब इसका आपको क्या बनाना है, दूसरा फॉर्म बनाना है, इसका एनेंटियोमर बनाना है। तो क्या करोगे बताओ, एनेंटियोमर बनाने के लिए बोलो क्या करना होता है, अरे बताओ जल्दी क्या करोगे। एनेंटियोमर क्या होते हैं? मिरर इमेज। हाँ मिरर इमेज, तो बीच में एक मिरर लगा दो, है ना। तो इधर लगाओ मिरर, ठीक है। अब बताओ मिरर में कैसा दिखेगा ये, बोलो। ऊपर CH3 आएगा, लेफ्ट में नीचे OH। वही CH2, OH लेफ्ट है। हाँ, और इधर OH आ जाएगा, OH लेफ्ट में और H यहाँ पे, है ना। तो ये क्या बन गया, ये दो अलग अलग कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। मिरर इमेज है, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड का मिरर इमेज उसका आइसोमर होता है, इनेंशियोमर होता है। तो ये दोनों में रिलेशनशिप पूछा जाएगा तो क्या बोलेंगे इनको हम, इनेंशियोमर्स, ये इनेंशियोमर्स है ना। इनेंशियोमर को क्या बोलते हैं, DL पेयर भी बोल सकते हो आप लोग, है ना, पर इनेंशियोमर टर्म यूज करेंगे हम हमारे से, ठीक है। तो दोनों बन गए कंपाउंड, एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, एक लीवो रोटेटरी है ना। दोनों ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं जिनको हम लोग इनेंशियोमर्स बोलते हैं। हो गया काम अपना, बताओ, ये रिप्रेजेंटेशन है। सर हाँ जी बोलिए। हमें वो वर्टिकल लाइन पे टॉप टू बॉटम IUPAC नंबरिंग के हिसाब से कार्बन प्लेस करनी है। वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट की बात है, अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखना चाहते हो तो, वरना मैं किसी भी ग्रुप को कहीं भी लगाऊं तो कंपाउंड तो बनेगा ना। मैं ऐसे बनाऊं इसको, एक कार्बन है, इससे यहाँ पे OH वाला ग्रुप अटैच है, एक CH3 है, एक H है, और यहाँ पे ये CH2 CH3 वाला ग्रुप अटैच है। तो ये कंपाउंड तो है ना कोई, दोनों में से कोई ना कोई एक कंपाउंड, क्योंकि 2 ही कंपाउंड होते हैं, तो दोनों में से कोई ना कोई एक तो है ये। भले ही मैंने इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में रिप्रेजेंट नहीं किया है, पर कंपाउंड तो है ना ये, तो बना सकते हो कि कहीं भी लिख सकते हो, है ना।
वो बस मैंने आपको ये बताया था कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट अगर आपसे कहा जाए कि बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कैसे लिखा जाता है, तो इस तरह से लिखा जाता है। वर्टिकल लाइन पे कार्बन चेन होती है और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उस पर डिफरेंट वाले ग्रुप्स होते हैं, ऐसा है। ठीक है ना, वरना सब सही है रिप्रेजेंटेशन, कहीं भी लगाओ ग्रुप को, कंपाउंड तो बनेगा बनेगा, है ना। और कोई डाउट है तो बोलो। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, सिंपल प्लस के फॉर्म में डिनोट कर देते हैं, है ना। अच्छा, अब बात आती है कि वेज और डैश को फिशर प्रोजेक्शन में कैसे कन्वर्ट करोगे, या फिशर को वेज और डैश में कैसे कन्वर्ट करोगे। या हमने जैसे वेज और डैश में 2 कंपाउंड बनाए थे, तुम्हें कैसे पता लगेगा कि कौन सा वेज और डैश वाला कौन सा है ना। तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं, चलो इसको लिख लो पहले जल्दी से, फिर आगे चलते हैं इसको। हो गया, चलिए अब देखो, अब बात करते हैं कन्वर्जन की, है ना, कि आपको कन्वर्ट करना है वेज और डैश को फिशर प्रोजेक्शन में। तो देखो, कन्वर्जन ऑफ wedge and dash projection to Fisher projection। ठीक है, कैसे करेंगे देखो, पहले समझो क्या मतलब होता है। तो फिशर प्रोजेक्शन में इस तरह से प्लस के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं, बीच में कायरल कार्बन है। अच्छा, इसका इक्विवेलेंट अगर आप वेज और डैश बनाओगे ना, तो देखो किस तरह से बनता है वो इक्विवेलेंट वेज और डैश। इसमें से केवल और केवल आपका जो ये हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, इन दोनों का मतलब होता है कि दोनों ही वेज हैं, ये मतलब होता है इनका हॉरिजॉन्टल लाइंस का मतलब, है ना। एक्चुअल फॉर्म में अगर आप देखोगे तो इसका मतलब है दोनों वेज पे हैं। ठीक है, और जो वर्टिकल से 2 वेज 2 डैश और केवल कार्बन है जो बीच में कैसा है, प्लेन में है, तो ये मतलब होता है इस प्लस का। ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं वो वेज पे दिखाई दे रही है, मतलब बाहर की तरफ निकली हुई है, एक तरह से मान सकते हो। और जो वर्टिकल लाइन है उसका मतलब है दूर की तरफ है, इनवर्ट द प्लेन है। बोलो, बात समझ में नहीं आया। बस एक कार्बन होता है जो प्लेन में होता है, ये मतलब होता है इस फिशर प्रोजेक्शन का। बताओ, समझ में आया नहीं आया, बताओ। सर एक बार फिर से बताइए ना, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। ऐसा है कि हम बात कर रहे हैं कि आपके पास जो फिशर प्रोजेक्शन है उसमें ये जो आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइंस है, हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब जो बॉन्ड शो कर रहे हो आप लोग, इसका मतलब है दोनों के दोनों बॉन्ड आपके वेज बॉन्ड है। कार्बन एक प्लेन में है, बीच वाला कार्बन जो है वो प्लेन में है, दोनों बॉन्ड आपके कैसे हैं, ये वेज हैं। ठीक है, अच्छा, जो वर्टिकल वाले बॉन्ड्स हैं दोनों के दोनों, वो आपके डैश हैं, दोनों के दोनों ही डैश हैं, है ना। ये इक्विवेलेंट है इसका, वेज और डैश का। ऐसा होता है फिशर प्रोजेक्शन का मतलब। तो हॉरिजॉन्टल लाइंस का मतलब है वेज और वर्टिकल लाइंस का मतलब है डैश, है ना। केवल बीच में एक कार्बन है जो प्लेन में है, बस केवल आपकी स्क्रीन के प्लेन में है, बाकी चारों बॉन्ड्स आपके अलग अलग प्लेन में, है ना। 2 वेज पे है और 2 डैश पे है। बोलो, समझ में आया नहीं आया, बताओ। इस प्लस का मतलब समझ में आ गया, क्या होता है इसका मतलब। ठीक है, अच्छा, अब कैसे कन्वर्ट करते हैं वो समझो। देखो, मैं आपको एक सिंपल सा, जैसे अभी जो बनाया था उसी को बना लेते हैं हम लोग। जैसे हम बात करते हैं CH3 कार्बन से CH2CH3 को इथाइल ग्रुप ET लिख देते हैं, इथाइल। और यहाँ पे मैंने बना दिया OH, है ना। एक OH है और एक H है, यही तो था एक कंपाउंड, जैसे ब्यूटेन 12 वाला।
वेज और डैश के फॉर्म में। अब मुझे बनाना है, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, मुझे बनाना है इसको फीचर प्रोजेक्शन में। तो प्लस बना लिया मैंने। अब मुझे पता है इन दो हॉरिजॉन्टल लाइंस का मतलब है कि ये वेज है ना, दोनों वेज हैं। अब दो वेज कहां से लाओगे आप लोग, तो ये देखो आप लोग एक काम करना, हमेशा फीचर प्रोजेक्शन को जब भी आपको कन्वर्ट करना हो तो एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस मान लो, मतलब इस साइड में यहाँ पे आप लोग खड़े हो जाओ, ऐसे मानो कि यहाँ खड़े हो आप, तो यहाँ से देखना स्टार्ट करो। तो कार्बन आपको प्लेन में दिखेगा कि नहीं दिखेगा, बताओ बताओ। तो यहाँ कोई इंसान खड़ा है, उसको कार्बन प्लेन में दिखेगा, ऐसे ऐसे देखोगे यहाँ खड़े होगे, इधर बीच में प्लेन में, यहीं पे है ना, स्क्रीन में खड़े हो जाओ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कार्बन प्लेन में दिखेगा, दिख गया, तो वही तो होता है फिशर प्रोजेक्शन। बाकी के ये ओ एच और एच है, ये ऐसे नहीं लगेंगे कि आपकी तरफ आ रहे हैं, वेज है दोनों बॉन्ड्स आपके लिए, बताओ। यस सर। है ना, तो देखो जो ग्रुप जिस साइड पे दिखाई देना उसको उसी साइड पे लिख दो। जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूं तो मुझे ओ एच किस साइड पे दिखाई देगा, मेरे राइट साइड पे दिखाई देगा नहीं देगा, बताओ। है ना, तो बस इस ओ एच को राइट साइड पे लिख दो। एच मेरे कहाँ दिखाई देगा, लेफ्ट साइड पे, तो मैं एच को लेफ्ट साइड पे लिख दूंगा। ऊपर मुझे दिखाई देगा CH3 तो मैं CH3 लिख दूंगा, नीचे मुझे दिखाई देगा इथाइल तो मैं इथाइल लिख दूंगा। बस बन गया फीचर प्रोजेक्शन। ऐसे आपको कन्वर्ट करना है सीधा, है ना। तो यही होता है फीचर प्रोजेक्शन बेसिकली, और कुछ नहीं। रेफरेंस पॉइंट वेज और डैश में का ही होना चाहिए क्या? हाँ, वेज और डैश की साइड भी बनाना है आपको, है ना, वहीं पे आपको खड़े हो जाना है, बस वहां पे आके खड़े हो जाओ, बस बन जाएगा अपने आप, कोई टेंशन नहीं लेनी है। बताओ। सर इसमें अगर ऐसा कोई कंपाउंड आ गया जिसमें जिसकी वजह से अट्रैक्शन और रिपल्शन वगैरह कुछ होगा तो कैसे अरे करेंगे? अट्रैक्शन रिपल्शन का मतलब थोड़ी ना है, तो प्रोजेक्शन है, तो हमें क्या मतलब है क्या हो रहा है, जो भी हो रहा हो उसमें कंपाउंड में जो हो रहा है, हमें तो बस रिप्रेजेंट करना है उस कंपाउंड को, कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर है ना, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है ना उसका, तो उस टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर को आप लोग रिप्रेजेंट कर रहे हो, वेज फॉर्म को आप लोग फिशर में रिप्रेजेंट कर रहे हो, प्रॉपर्टीज से कोई मतलब थोड़ी ना है हमें, है ना, उसमें कुछ नहीं करना आपको, आपको बस रिप्रेजेंट कर दो जैसे आपको दिखाई दे बस। बताओ, मतलब आपने बस सिंपल से एक काम किया है, आपने क्या किया है, इस वेज और डैश को पकड़ के प्लस बना दिया है। तो कैसे बना सकते हो इस वेज और डैश को, ये ओ एच है, यहाँ से इसको खींचो, यहाँ से एच को खींचो, प्लस नहीं बन जाएगा, दोनों को खींच दोगे तो, ऐसे पकड़ के दोनों को ऐसे सीधा कर दो, प्लस बना दो इसको, तो वही फीचर प्रोजेक्शन होता है, और कुछ नहीं होता है। देखो समझ में आ रहा है, बताओ। यस सर। है ना, अच्छा हर्षवर्धन को क्या डाउट है, अरे सेंटर एटम कैसे नहीं होगा, तो अटैच किससे होंगे, अब सेंटर एटम ही नहीं होगा तो ऐसा ही होगा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, एक कार्बन होगा या कोई एटम होगा, उससे 4 ग्रुप अटैच होंगे, तभी तो बनाओगे, ठीक है ना। अच्छा चलो, लग रहा है किसी किसी को अभी भी थोड़ा थोड़ा डाउट है ना, तो चलो 1 मिनट रुको, मैं तुम्हें वही अपनी पेन मेथड से समझाता हूँ, है ना, 1 सेकंड रुको बस। चलो देखो, इसको हटाते हैं, है ना, तो दिखाई दे रहा है सबको, देखो आपके पास क्या है, वेज और डैश, वेज और डैश बनाना आता है सबको, है ना, जैसे पहले बताया था, तो इस तरह से आप लोग वेज और डैश को बना सकते हो, ठीक है। तो चलो इसको ही ले लेते हैं अब, है ना, तो इस तरह का आपके पास वेज और डैश है, यही है वेज और डैश, इसी तरह का होता है,
है ना, मतलब ऊपर इसी सब के बीच में 109 डिग्री का एंगल है, ये वेज और डैश है। तो ये आपके लिए वेज है, बाहर की तरफ निकला हुआ ग्रुप, और ये डैश है आपके लिए, है ना, ये दोनों प्लेन में है। ठीक है, अब मैं काम करता हूँ, यहाँ पे खड़ा हो जाता हूँ, ऐसे देखूं मैं इसको ऐसे, तो मुझे दोनों के दोनों वेज दिखाई देंगे कि नहीं देंगे मेरे लिए? यहाँ बीच में खड़ा हो जाऊं मैं यहाँ पे, तो दोनों मुझे वेज दिखाई देंगे, है ना, और ये यस दोनों सर। मुझे क्या दिखाई देगी? ये दोनों मुझे डैश दिखाई देंगे। तो यही प्रोजेक्शन है, मतलब इस तरह से जो मैंने रिप्रेजेंट कर रखा है, इसको आप ऐसे देखो बस केवल, तो आपको प्लस ही दिखाई नहीं देगा, 1 2 3 4, तो इसको पकड़ के बस ऐसे सीधा कर दो, प्लस बना दो बस इसको, तो बन गया है। यही फीचर प्रोजेक्शन है, बस कुछ नहीं है। यहाँ पे आप ऐसे देख रहे हो तो वेज और डैश की फॉर्म में आपको दिखाई दे रहा है, इसको बस बीच में ऐसे ऐसे सीधा देख लो, तो कार्बन प्लेन में है, ये दोनों बॉन्ड आपकी तरफ वेज वाले, और ये दोनों आपसे दूर डैश वाले, तो ये होता है फिशर प्रोजेक्शन, है ना। तो इस प्रोजेक्शन का वेज और डैश का ऐसे आप लोग देख रहे हो इसको बस, तो मतलब कहाँ खड़ा हूं मैं? बीच में खड़ा हो जाऊं, तो मुझे जो ग्रुप जैसा दिखता जाए, राइट साइड पे तो राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे तो लेफ्ट साइड पे, ऊपर और नीचे, बस बन गया, ये बन गया आपका फिशर प्रोजेक्शन। बताओ, बात समझ में नहीं आया? बोलो, यस सर। जैसे दिखाई दे रहा है ना, है ना। तो बस ऐसे दिखाई देना, तो जहां भी वेज और डैश हो ना, उसके बीच में खड़े हो जाओ आप लोग, बस यहाँ पे बीच में आप खड़े हो गए, है ना, तो यहाँ से बीच में खड़े होकर ऐसे देखो बस इसको, है ना। तो जो ग्रुप जिस साइड दिखाई दे मुझे, उसी को इसी साइड लिख देंगे हम लोग, है ना। राइट साइड पे तो राइट साइड लिख दो, लेफ्ट साइड लिख दो, ऊपर है तो ऊपर, और नीचे तो नीचे, वर्टिकल लाइंस पे। तो ऐसे प्रेजेंट होता है, ये होता है आपका प्रोजेक्शन। अब बताओ, अभी भी कोई डाउट है तो बोलो किसी को। नो चलो वापस चलते हैं अपने पॉइंट की तरफ। ठीक है, तो ये हो गया आपका वेज और डैश टू फिशर प्रोजेक्शन, कन्वर्ट कर लिया आपने। ठीक है, बताओ इसमें कहीं कोई डाउट है तो बोलो, तो बता सकते हो, है ना। किसी भी साइड आएगा तो आप लोग कन्वर्ट कर लोगे। जैसे अगर मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट ना करता, मैं इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करता, कार्बन है, ठीक है ना, और कार्बन से इसी को पढ़ते हैं, जैसे CH3 इस साइड है, इथाइल इस साइड है ना, और यहाँ आपको ये वेज दिखाई दे रहा है, और ये यहाँ पर डैश है। इस साइड में अगर देख ऐसे रिप्रेजेंट करता वेज और डैश को मैं, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने OH और H बना दिया। बताओ इसका फिशर प्रोजेक्शन कैसे बनाओगे? बोलो, बताओ क्या बनेगा इसका फिशर प्रोजेक्शन? लेफ्ट तो में प्लस बनाना एच, है, राइट में एच। हाँ, तो बस मुझे ग्रुप बताओ, जैसे यहाँ पे आप मैं पॉइंट ऑफ रेफरेंस बना दूंगा, जहाँ वेज डैश वहां खड़े हो जाओ आप लोग उसके बीच में। तो कार्बन को देखो, कार्बन मुझे प्लेन में दिखाई देगा, दे गया, है ना। अब मेरे इधर लेफ्ट साइड पे क्या है? OH, तो OH लिख दूंगा। राइट साइड पे क्या है? H, तो H लिख दूंगा। ऊपर मुझे दिखाई दे रहा है CH3, और नीचे दिखाई दे रहा है इथाइल, तो बिल्कुल ऐसे प्लस की फॉर्म में दिखाई देगा मुझे यहाँ पे। तो बस जैसे दिखाई देगा वैसे लिख देंगे। बोलो इसमें कहीं कोई डाउट है तो बताओ, बोलो, बना सकते हो ऐसे क्वेश्चन? ठीक है, चलो जल्दी से लिखो, फिर आगे चलते हैं। हो गया, आगे चला जाए, चलो। तो क्वेश्चन लिखो फिर जल्दी से। कन्वर्ट फॉलोइंग, क्वेश्चन है, बनाओ। चलो बनाते हो जल्दी जल्दी, है ना। मैं क्वेश्चन देते आता हूँ, आप लोग बनाते जाएंगे इसे, है ना।
हो गया कंप्लीट? सिंपल है, आ सकते हैं सब लोग। बताओ, बनाना स्टार्ट करें? तो देखो कैसे बनाना है आपको। तो सबसे पहले प्लस बना लो, है ना। ये पॉइंट ऑफ रेफरेंस है, यहाँ से मैंने देखा कार्बन को, कार्बन प्लेन में राइट साइड पे Br, लेफ्ट साइड पे H, ऊपर COH और नीचे CH3। तो ये बन गया इसका फिशर प्रोजेक्शन इक्विवेलेंट, ठीक है ना। इसका बनाएंगे तो प्लस, यहाँ पॉइंट ऑफ रेफरेंस कार्बन को देखो प्लेन में, राइट साइड पे OH है, लेफ्ट साइड पे H, ऊपर CH ग्रुप और यहाँ पे एथाइल ग्रुप। बताओ, अब इस साइड में जो डैश आ गया तो यहाँ खड़े हो जाओ। यहाँ से देखो कार्बन प्लेन में दिखाई देगा, है ना। प्लस अब मेरे लेफ्ट साइड पे Cl है, राइट साइड पे H है, ऊपर COH और नीचे CH3। तो बस इसको एज इट इज लिख देना। बताओ, बना सकते हो ऐसे? अच्छा, इसके बनाएंगे तो भी वही करना है, प्लस बनाएंगे। ये आपका पॉइंट ऑफ रेफरेंस, मेरे लेफ्ट साइड पे NH2 वाला ग्रुप है, राइट साइड पे H ग्रुप है, ऊपर CONH2 वाला ग्रुप है और यहाँ पे एथाइल वाला ग्रुप है। तो एज इट इज बना देंगे हम। बोलो, रेफरेंस कहीं से भी नहीं, जहाँ पे वेज और डैश होगा वहीं पे आपको लेना है, उसी पॉइंट से, वहीं से आपको देखना है ऐसे, है ना। जहाँ जिस साइड में वेज और डैश आएगा उसी साइड से, ठीक है। चलो बताओ, इन चारों में कहीं कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। बता सकते हो, सिंपल रिप्रेजेंटेशन है। देखो जल्दी से, कहीं कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। सर वो वेज डैश वाले इंटरचेंज हो सकते क्या है? इंटरचेंज हो सकते हैं, इंटरचेंज करोगे तो अलग कंपाउंड बन जाएगा, वो उसका आइसोमर बनेगा, ये सेम कंपाउंड थोड़ी ना रहेगा, ठीक है ना। तो अगर आप इंटरचेंज ही कर दोगे तो इंटरचेंज की वजह से, स्पेस में ग्रुप्स के इंटरचेंज की वजह से तो आइसोमर्स बन रहे हैं, है ना। आपको बताया था कि दो आपके पास अरेंजमेंट होते हैं। तो एक अरेंजमेंट तो ये, अगर आप इंटरचेंज कर दोगे ग्रुप्स को वेज या डैश पे कहीं भी उसको, तो उसका आइसोमर बन जाएगा, एनेंटियोमर बन जाएगा वो उसका, ठीक है ना। वो सेम कंपाउंड नहीं रहेगा वो, ठीक है। तो इंटरचेंज आपको कुछ नहीं करना, आपको जैसा दिया गया है उसी का प्रोजेक्शन बनाना है बस, ठीक है। चलो और बताओ, और किसी को डाउट है तो चलें आगे। हो गया कंप्लीट। फोर्थ वाले में NH2 लेफ्ट में नहीं, देखो ऐसे समझो, ये मैंने जानबूझ के ऐसा बनाया है, बताओ मैं। फोर्थ वाले में देखो, यहाँ पे अगर आप खड़े हो तो यहाँ से देखो, वेज तो बाहर की तरफ ही है ना, आपके लेफ्ट साइड पे आएगा वेज। ऊपर बनाऊं नीचे बनाऊं, मैं कहीं बनाऊं, NH2 को मैं कहीं बनाऊं, रहेगा तो वेज पे ना, मतलब वो रहेगा तो बाहर की साइड ही ना वो, उसको कहीं भी बनाओ आप चाहे, तो आपके हमेशा लेफ्ट साइड पे रहेगा वो NH2। उसको मैंने ऐसे कहीं भी किसी भी साइड में रिप्रेजेंट कर दो, ऊपर करो नीचे करो कहीं भी करो। समझ में आई ना बात? बताओ, ठीक है। यस सर। चलो, तो ये हो गया। तो चलो, प्रोजेक्शन फॉर्मूला तो आपको पता लग गया, तो है ना। वेज डैश में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, फिशर में आप लोग रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं कॉन्फ़िगरेशन की, ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमर्स की कॉन्फ़िगरेशन की, जैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के कितने कॉन्फ़िगरेशन पढ़े थे आप लोगों ने? बताओ जल्दी से, बोलो। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के कॉन्फ़िगरेशन क्या थे? EZ C90 हाँ और हाँ सिस्टम। सिस्टर। हाँ, बिल्कुल। हाँ, तो 3 टाइप्स के थे ना वहां पे, कौन कौन से थे? सिस्ट्रांस था, EZ था और सिन था। उसी तरह से ऑप्टिकल आइसोमर्स के भी 3 कॉन्फ़िगरेशन होते हैं यहाँ पे, वो तीनों आपको पढ़ने हैं, ठीक है। कौन कौन से? हाँ हाँ, वही बात करते हैं, देखो। तो नेक्स्ट आता है कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, ठीक है। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स के कॉन्फ़िगरेशन की बात करोगे तो सबसे पहला कॉन्फ़िगरेशन तो प्रैक्टिकल कॉन्फ़िगरेशन है, प्रैक्टिकल कॉन्फ़िगरेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं DL कॉन्फ़िगरेशन, स्मॉल d स्मॉल l, DL कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं इसे। तो DL कॉन्फ़िगरेशन प्रैक्टिकल, ये ऑब्वियस सी बात है, जब तक आप पोलरीमीटर में इस कंपाउंड को डाल के प्रैक्टिकल नहीं करोगे, आपको कैसे पता लगेगा कि वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, लिबो रोटेटरी है ना। तो जो नोटेशन यूज करते हैं DL या प्लस माइनस जिसको कहते हैं हम लोग,
तो वो आप लोग ऐसे ही किसी कंपाउंड को देख के नहीं बता सकते हो, है ना। वो आप उसको पोलरिमीटर में डालो उस कंपाउंड को, तब उसका ऑप्टिकल रोटेशन आएगा कि डेक्स्ट्रो है लीवो है, तब आप बता पाओगे। तो प्रैक्टिकली होता है कॉन्फ़िगरेशन। समझ में आई बात। सेकंड है आपके पास एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन मतलब अब क्योंकि आप लोग डीएल नहीं बता पा रहे हो कि कौन डेक्स्ट्रो है कौन लीवो है, तो हमने खुद का कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम बना लिया, है ना। खुद का कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम है हमारा आरएस कॉन्फ़िगरेशन। जैसे ईजेड था ना, वैसे ही खुद का बनाया हुआ हमारा आरएस कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम है ना। रूल्स के अकॉर्डिंग हम लोग खुद बताते हैं कि कौन सा आर कॉन्फ़िगरेशन का कंपाउंड है और कौन सा एस कॉन्फ़िगरेशन का कंपाउंड है ना। क्योंकि डीएल नहीं बता सकते हम लोग कौन डेक्स्ट्रो कौन लीवो है, तो आरएस बता देंगे, है ना। तो रहेगा तो वही ना, सेम दो ही कॉन्फ़िगरेशन तो है, तो एक आर होता है और एक एस कॉन्फ़िगरेशन है। अच्छा, थर्ड टाइप का सिस्टम होता है रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। ये थोड़ा कम यूज आता है ना। ये आपको केवल बायोमोलिक्यूल्स वगैरह में यूज करना पड़ेगा बस, और कहीं यूज नहीं करना आपको। रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन इसको बोलते हैं कैपिटल डी कैपिटल एल कॉन्फ़िगरेशन। तो अलग है, स्मॉल डी स्मॉल एल और कैपिटल डी कैपिटल एल, ये अलग टाइप का कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम है, तो कंफ्यूज मत होना है इसमें, ठीक है ना। समझ में आ गई बात। प्रैक्टिकल कॉन्फ़िगरेशन, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन और रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, ये तीन टाइप के कॉन्फ़िगरेशन आपके पास है ना। जिसमें से पहला वाला तो प्रैक्टिकल कॉन्फ़िगरेशन, उसका तो मतलब ही नहीं बनता है, ठीक है। तो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन से हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना, जिसको बोलते हैं आरएस कॉन्फ़िगरेशन। तो हेडिंग डालो जल्दी से, आरएस कॉन्फ़िगरेशन लिखो, आरएस कॉन्फ़िगरेशन। तो मतलब क्या है, आर का मतलब होता है रेक्टस, एस का मतलब है सिनिस्टर ना। ये दोनों की दोनों ही लैटिन वर्ड्स है ना, लैटिन से लिए गए वर्ड्स हैं, रेक्टस सिनिस्टर, जिसमें आर का मतलब होता है राइट साइड, मतलब रेक्टस का मतलब होता है राइट साइड पे, है ना? या फिर क्लॉकवाइज मान सकते हो जिसको। एस का मतलब होता है लेफ्ट साइड या फिर एंटी क्लॉकवाइज जिसको बोला जाता है ना। तो वही आपको करना है, यही याद रखना है आपको, ठीक है। राइट और लेफ्ट। अच्छा, राइट और लेफ्ट क्या है, आप कैसे पता करोगे क्या चीजें हैं। तो देखो क्या जाता है आपके पास, सुनो मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ रूल्स क्या क्या है। तो आपके पास कायरल कार्बन है जिससे 4 ग्रुप अटैच है ना। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो इन चारों को हम लोग प्रायोरिटी दे लेंगे, वही प्रायोरिटी रूल्स उसी तरह से देंगे जैसे सीआईपी रूल्स के अकॉर्डिंग देते थे। तो यहाँ भी सीआईपी रूल्स यूज आने वाले, मैंने कहा था अच्छे से पढ़ना, बाद में काम आएंगे सीआईपी रूल्स, तो यही काम आएंगे आपकी सीआईपी रूल्स। तो वहां पे तो दो ही है ना, दो ग्रुप्स को ही प्रायोरिटी दी जाती थी, यहाँ पे चारों को प्रायोरिटी दोगे आप, है ना, 1 2 3 4। तो जैसे मान लो ये 1 आ गया, है ना, ये वाला 2 आ गया, ये वाला 3 आ गया, 4 आ गया, जो भी 4 ग्रुप अटैच है डिफरेंट, उनको प्रायोरिटी दे दो चारों को, है ना। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद आप लोग एरो ड्रॉ करते हो, कर्व्ड एरो, 1 से 2 की तरफ ड्रॉ करो और 2 से 3 की तरफ ड्रॉ करो, है ना। एक सर्किल में कंप्लीट हो जाना चाहिए, ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए कहीं भी। 1 से 2 और 2 से 3, 4 को नहीं देखना है, 1 से 2 और 2 से 3 की तरफ चलो बस, है ना। अब इसका डायरेक्शन देखो, कर्व एरो का डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है। तो क्लॉकवाइज होता है तो आर आ जाएगा, आर को ऐसे बनाते हैं ना क्लॉकवाइज, तो याद करने का तरीका है, आर ऐसे बनता है तो क्लॉकवाइज, एस इस तरह से बनता है, बस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनाना स्टार्ट करते हो तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए एस आ जाता है। तो क्लॉकवाइज है तो आर कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज अगर आ रहा है तो एस कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। बोलो, बात समझ में नहीं आया, बताओ, Yes. है ना। तो ये मतलब फोर्थ ग्रुप है इसका वर्टिकल लाइन पे होना चाहिए, तब है ये वाली बात जो आर और एस वाली मैंने बताई है। फोर्थ ग्रुप आपका वर्टिकल लाइन पे, ठीक है। चलो लिख लेंगे इन पॉइंट्स को तो हम लोग, पर इस तरह से इसके रूल्स हैं, ठीक है। चलो, तो हेडिंग डाल दो, आर एस कॉन्फ़िगरेशन, और रूल्स लिखना स्टार्ट करते हैं इसके, है ना। बनाओ जल्दी से। हो हो गया। हो गया, हाँ, ये आर एस कॉन्फ़िगरेशन है।
आर कॉन्फ़िगरेशन अभी करते हैं, अभी पढ़ते हैं, रूल्स तो देख लो पहले अभी, है ना, तब बताता हूँ कैसे आर देते हैं कॉन्फ़िगरेशन, कैसे एस देते हैं इस कंपाउंड को। ठीक है, चलो देखो समझो रूल्स क्या क्या रूल्स हैं, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। देखो रूल्स फॉर आर कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहला रूल है असाइन प्रायोरिटी। assign priority to atoms or groups directly attached with chiral carbon। तो कायरल कार्बन से जो 4 ग्रुप आपके अटैच है ना, उनको प्रायोरिटी दे दो। जैसे मैंने बात किया कि यहाँ पे ए बी सी डी ये 4 ग्रुप अटैच है, इन सबको मुझे प्रायोरिटी देनी है ना। तो प्रायोरिटी ऑर्डर ऐसा करूंगा, जैसे मान लो ये फर्स्ट प्रायोरिटी पे आ गया, ये सेकंड प्रायोरिटी पे है, ये थर्ड प्रायोरिटी पे आ गया, ये फोर्थ प्रायोरिटी पे आ गया, है ना। अच्छा, प्रायोरिटी ऑर्डर कैसे देना है? अकॉर्डिंग टू सीआईपी रूल्स। सब लोग पढ़ चुके ऑलरेडी सीआईपी रूल्स, है ना, डिटेल में डिस्कस किए थे हम लोगों ने, है ना। तो वही रूल्स लगा के चारों को प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड कर दो। तो पहला काम तो ये करना है आपको, बताओ इसमें कोई डाउट है तो बोलो, हो जाएगा इतना काम। सेकंड काम क्या करना है आपको? एक कर्व्ड एरो ड्रॉ करना है ना। ड्रॉ कर्व्ड एरो, कहां से कहां तक? ये करना है आपको फ्रॉम 1 से 2 और 2 to 3, मतलब 1 से 2 और 2 से 3 की तरफ कर्व्ड एरो ड्रॉ करो। अब कहोगे देखो कर्व्ड एरो ड्रॉ हम कैसे कैसे कर सकते हैं, सुनो। तो आपके पास ग्रुप कहाँ कहाँ पे थे? आपके पास ग्रुप है यहाँ पे 1, ये 2 है, ये 3 है, 4 है। तो एक तरीका तो ये है 1 से 2 जाऊं मैं, 2 से 3 चला जाऊं, है ना। या फिर एक तरीका ये है 1 से 2 और 2 से 3 जाने का, सेम है। तो क्या हो सकता है? 1 से 2, है ना। तो क्या किया आपने? आपने काम किया कि मैं 1 से 2 चला जाऊं, है ना, और 2 से फिर मैं 3 चला जाऊं। तो बताओ, तो ये सेकंड जो मेथड है वो नहीं करना है आपको, मतलब ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। देखो यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रहा है दो एरो का, तो ओवरलैपिंग नहीं करना है आपको, मतलब एक सर्कल में कंप्लीट करना है 1 से 2 और 2 से 3, और ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए बस। ठीक है, तो एक ही तरीका मिलेगा आपको, या तो क्लॉकवाइज एरो का डायरेक्शन आएगी या एंटी क्लॉकवाइज आएगी, बस हमेशा। समझ में आया? तो इस तरह से आपको करना है। समझ में आ गई बात? अब बस ये देखना है कि आपको कर्व्ड एरो की डायरेक्शन कौन सी है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा, है ना। तो बस उसके बेस पे आर और एस कॉन्फ़िगरेशन पता कर लोगे। तो अगर डायरेक्शन कैसा है, इफ डायरेक्शन ऑफ कर्व्ड एरो इज क्लॉकवाइज, है ना, क्लॉकवाइज है, मतलब इस डायरेक्शन ऐसे आ रहा है, कर्व्ड एरो का डायरेक्शन ऐसे क्लॉकवाइज आ रहा है। तो क्लॉकवाइज आ रहा है तो मतलब क्लॉकवाइज के लिए क्या हो जाएगा? आर, क्योंकि आर को ऐसे बनाते हैं ना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो याद रखने के लिए क्लॉकवाइज के लिए आर। एंटी क्लॉकवाइज कैसे बनाते हैं? इस तरह से बनाते हैं, तो एस। तो याद रहेगा हमेशा आर और एस, क्लॉकवाइज के लिए आर, एंटी क्लॉकवाइज के लिए एस। ठीक है, तो ऐसे आपको याद रख लेना है। तो लिख लो, इफ डायरेक्शन ऑफ कर्व्ड एरो इज क्लॉकवाइज देन कॉन्फ़िगरेशन विल बी, क्या हो जाएगा? विल बी आर, है ना। एंड इफ इट इज एंटी क्लॉकवाइज, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है, देन कॉन्फ़िगरेशन वुड बी एस। समझ में आ गया? अच्छा, इतना ही नहीं है, इसके लिए कंडीशन है, ये हमेशा नहीं होता ऐसा, है ना। इसकी कंडीशन क्या है? इसकी कंडीशन है कि जो फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप है वो आपका वर्टिकल लाइन पे होना चाहिए, मतलब जो लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है ना, must be present at vertical line। अब कहोगे अगर ऐसा नहीं हुआ, वर्टिकल लाइन पे नहीं है फोर्थ वाला ग्रुप, तो क्या करोगे? तो जस्ट इन्वर्ट कर देंगे हम लोग, है ना। तो आर आएगा तो उसको एस लिख देंगे, एस आएगा तो उसको आर लिख देंगे, मतलब इन्वर्ट कर देना बस आपको। अगर वर्टिकल लाइन पे नहीं हुआ, हॉरिजॉन्टल पे हुआ, तो जो आर आएगा उसको एस बना दोगे, एस आएगा उसको आर लिख दोगे, तो वो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा उसको। ठीक है, बताओ, बात समझ में नहीं आया बोलो।
है ना, तो उसको लिख लेते हैं एंड इफ इट इज प्रेजेंट ऑन horizontal line then change the configuration, है ना, from R to S और S to R। तो ये कर देना। चलो देखो फिर क्वेश्चन करते हैं, उससे और समझ में आएगा आपको। हो गया। हो गया कंप्लीट? नहीं सर, एक मिनट। चलो देखो जल्दी से। चलो आगे चलते हैं ना, अब क्वेश्चन करते हैं इस पर आरएस कॉन्फ़िगरेशन वाले। ठीक है, देखो कैसे करने क्वेश्चन आपको। तो क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन है असाइन आरएस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, पहला क्वेश्चन जैसे CS3 यहाँ BR है, H है, यहाँ मैं D लगा देता हूँ। बोलो क्या कॉन्फ़िगरेशन आएगा, बताओ बताओ इसका क्या कॉन्फ़िगरेशन। तो क्या करना है, 4 ग्रुप अटैच है तो हर एक प्रायोरिटी दो। तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पाएगा ब्रोमीन, सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर, फिर कार्बन का प्रायोरिटी, फिर डी का प्रायोरिटी, फिर एच का प्रायोरिटी। हो गया, चारों का प्रायोरिटी हो गया। ठीक है, अब 1 से 2 और 2 से 3 एरो ड्रॉ करो। तो 1 से 2 इस डायरेक्शन में और 2 से 3, तो यही बनेगा मेथड, है ना। क्योंकि अगर आप ऐसे करना चाहते हो कि 1 से 2 में ऐसे चला जाऊं और 2 से 3 फिर मैं ऐसे चला जाऊं, तो ओवरलैपिंग तो मुझे नहीं करनी है ना। तो एक ही मेथड है जाने का, तो ये मेथड बनेगा। ठीक है, तो अब इसको देखो कर्व एरो को किस डायरेक्शन में, ये कौन सा, ये एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है। तो एंटी क्लॉकवाइज है मतलब एस कॉन्फ़िगरेशन। देखो फोर्थ ग्रुप वर्टिकल लाइन पे है ये, तो एंटी क्लॉकवाइज है मतलब एस कॉन्फ़िगरेशन आ गया इसका। हाँ, तो इस कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, एस कॉन्फ़िगरेशन का है। बताओ, बात समझ में नहीं आया बोलो। बता सकते हो ऐसे क्वेश्चन? अरे ठीक है ना, बना सकते हो ना ऐसे क्वेश्चनों को। चलो ये बताओ, इथाइल मिथाइल लगा देते हैं, या एच करते हैं या डी करते हैं। बोलो क्या कॉन्फ़िगरेशन आएगा, बोलो बताओ जल्दी। सब लोग बताएंगे, जल्दी बता देंगे क्या क्या आएगा। तो कैसे करना है, पहले प्रायोरिटी करो। इथाइल 1 2 3 4, मतलब पहले जाएंगे हम लोग 1 से 2 और 2 से 3। बताओ इसमें कोई डाउट है तो बोलो, इस कॉन्फ़िगरेशन है ना। हाँ, तो ये क्या था, ये होता क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज होना चाहिए था आर, आर क्लॉकवाइज होता ना। पर क्योंकि फोर्थ ग्रुप वर्टी ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे, तो नहीं आर नहीं है, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, एस कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, है ना। अगर फोर्थ वर्टिकल पर होता तो आर ही रहता, अब क्योंकि हॉरिजॉन्टल पे है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन है एस, तो इसका कार्बन का एस कॉन्फ़िगरेशन है। बोलो। सर, हाँ जी बोलिए। वर्टिकल मतलब ऊपर या नीचे किधर भी ना। हाँ हाँ, कहीं भी वर्टिकल मतलब ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा थर्ड वाले को देखो, थर्ड वाले में क्या है, जैसे HOHCH3, बताओ क्या कॉन्फ़िगरेशन आएगा, बोलो बताओ जल्दी। एस। कॉन्फ़िगरेशन पहले नंबरिंग करो ना। OH को 1,
CH2 CH3 थर्ड और फोर्थ पे है ना। तो 1 से 2 गया और 2 से आया 3, तो Vectors. ये एंटी क्लॉकवाइज है ना, एंटी क्लॉकवाइज है ना, तो एंटी क्लॉकवाइज है पर फोर्थ ग्रुप होना तो एंटी क्लॉकवाइज चाहिए था पर नहीं, फोर्थ ग्रुप क्योंकि हॉरिजॉन्टल पर है तो आर कॉन्फ़िगरेशन आ जाए। ठीक है, बना सकते हो ऐसा, सिंपल ही ना क्वेश्चन, तो इसमें कोई टिपिकल थोड़ी ना है, अब तो बहुत ही आसान है करना, बस ग्रुप को प्रायोरिटी देना है, ड्रॉ करना है, कब एरो देख लो किस डायरेक्शन में जा रहा है, बस हो गया काम। जैसे ये बताओ, बोलो क्या कॉन्फ़िगरेशन आएगा। बताओ, तो प्रायोरिटी दो, सबसे पहले 1 Sinister. 3 4 है ना, यस मतलब 1 से 2 2 से 3, 1 से 2 2 से 3 आर होना चाहिए क्लॉकवाइज है, पर फोर्थ ग्रुप है, नहीं नहीं आर नहीं, कौन सा हो जाएगा एस, तो एस कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। बताओ, यहाँ तक कहीं कोई डाउट है तो बोलो किसी को, जल्दी से क्वेश्चन आगे चलते हैं फिर। हो गया। नहीं सर, 1 मिनट। 1 मिनट सर। हाँ हाँ लिख, सर हाँ जी बोलिए। सर वो बुकलेट में उन्होंने रूल्स में दिया है कि वो इवन एक्सचेंज या कुछ ऐसा दिया है उन्होंने कि वो चल फोर्थ छोड़ो ना वगैरह। वो, हाँ वो छोड़ो, उसको नहीं करना, ये आसान है ना, ये तरीका बताओ, इसमें कहीं भी कंफ्यूजन हो तो बोलो, है ना, सिंपल तरीका है, तो क्या है, कोई वन इंटरचेंज और इंटरचेंज पे जानना है, उसमें और कंफ्यूज हो जाओगे फालतू में। ठीक है, तो आसान चीजों में समझा करो। चलो आगे चलें। ठीक है, इसको हटाते हैं। ये वाला क्वेश्चन बताओ। अच्छा, 2 कायरल कार्बन लिख दिया मैंने, है ना। चलो कॉन्फ़िगरेशन में पढ़ ही लेते हैं सीधा क्वेश्चन, वरना बार बार क्या क्वेश्चन करोगे यार, एक साथ ही करते हैं। बोलो, दोनों का कॉन्फ़िगरेशन बताओ, 2 कायरल कार्बन है इसमें, दोनों का कॉन्फ़िगरेशन बताना है आपको, है ना। तो ये भी कायरल है, ये भी कायरल है, बताओ क्या कॉन्फ़िगरेशन आएगा। तो सेम मेथड है, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, प्रायोरिटाइजेशन करेंगे। तो एक कायरल कार्बन पे 4 ग्रुप अटैच है, तो देखो कौन कौन से हैं, ऐसे समझो, देखो COOH, ऊपर वाले का आर है। हाँ देखो बताता हूँ पहले, और नीचे वाला एक अलग से ग्रुप है, तो देखो ये अलग ग्रुप 1 2 3 और ये पूरा एक अलग ग्रुप है इस कार्बन के लिए, है ना। तो ऐसे प्रायोरिटी दी जाती है, तो सबसे पहले प्रायोरिटी पा जाएगा OH, है ना, फिर प्रायोरिटी पा जाएगा COH, फिर थर्ड प्रायोरिटी पे पूरा बड़ा ग्रुप कायरल वाला कार्बन, और फोर्थ प्रायोरिटी पे ये H, है ना। तो क्या करोगे आप लोग, 1 से 2 कर्व एरो ड्रॉ करोगे, 2 से 3 कर्व एरो ड्रॉ करोगे, तो कर्व एरो का डायरेक्शन आ गया S, एंटी क्लॉकवाइज पर नहीं, फोर्थ ग्रुप तो हॉरिजॉन्टल पर है, तो क्या करेंगे, एस नहीं होगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा आर, तो ये कार्बन का कायरल का आर कॉन्फ़िगरेशन आ गया। बताओ बात समझ में नहीं आया बोलो, है ना, 4 ग्रुप ऐसे डिसाइड कर सकते हो ना। ठीक है, चलो। अच्छा, दूसरा आ गया, आप सेकंड वाले कायरल कार्बन की बात करते हैं, तो सेकंड कायरल कार्बन पे देखो, तो सेकंड कायरल कार्बन से एक OH वाला ग्रुप अटैच है, एक H है, एक CH3 है, और एक ये पूरा ग्रुप है जो अटैच है, 1 इस तरह का ग्रुप अटैच है आपका, तो 4 ग्रुप अटैच है। तो इसमें प्रायोरिटी डिसाइड करो, तो सबसे पहला प्रायोरिटी आ गया OH का, सेकंड नंबर पे ये पूरा ग्रुप, है ना, थर्ड पे CH3 और फोर्थ पे H, इसका प्रायोरिटी ऑर्डर इस तरह से आ जाएगा, है ना। तो क्या करोगे, तो 1 से 2 कार्ड एरो ड्रॉ करोगे और 2 से 3 कार्ड एरो ड्रॉ करोगे, तो ये भी आपका क्या आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज एस होना चाहिए, पर फोर्थ ग्रुप हॉरिजॉन्टल पर है, मतलब ये भी क्या हो जाएगा आर, तो दोनों ही कायरल कार्बन का आर आर कॉन्फ़िगरेशन है। बताओ, ऐसा समझ में आया नहीं आया बोलो।
कहीं कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, बताओ, समझ में आ गया है ना? हाँ बोलो। हाँ हाँ, तुम्हारा आवाज अटक रहा है, बताओ क्या डाउट है। अच्छा चलो एक काम करते हैं, इसका आईयूपीएसी नेम बताओ मुझे। अब कोई बताएगा आईयूपीएसी नेम क्या होगा? बोलो पहले आईयूपीएसी नेम बताओ। आईयूपीएसी नेम देखो कैसा है। आईयूपीएसी नेम अभी तक तो हमने स्ट्रक्चर पढ़ा है, तो COH ग्रुप, इस कार्बन से OH H, इस कार्बन से भी OH H और CH3, ऐसा ही तो है। तो ये नंबर 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, ये 3 कार्बन, 4 कार्बन, जैसे अभी तक नेमिंग करते हैं। तो नेम क्या हो जाएगा? ये ब्यूटेन है। ब्यूटेन 2 और 3 2,3 पर डायोल। डायोल नहीं होता, डाईहाइड्रोक्सी और ब्यूटेनोइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड है मेन फंक्शनल ग्रुप। भूल गए सब आईयूपीएसी नेमिंग भी। तो क्या नेम हो जाएगा? 2,3 डाईहाइड्रोक्सी ब्यूटेन ओइक एसिड। यही होगा कि नहीं होगा? है ना? चलो नेम लिखते हैं जल्दी से। तो पहले तो स्ट्रक्चर का नेम लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा? इसका नेम हो गया 2,3 डाई हाइड्रोक्सी ब्यूटेन ओइक एसिड। बोलो यही नेम है कि नहीं बताओ, है ना? अब ये तो हो गया स्ट्रक्चर का नेम। अब आपको पता है कि कॉन्फ़िगरेशन भी। तो देखो सेकंड नंबर कायरल कार्बन कौन सा है? सेकंड कार्बन और थर्ड कार्बन आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग, है ना? तो इन दोनों पे कॉन्फ़िगरेशन क्या है? RR। तो देखो क्या करते हैं, शुरू में ब्रैकेट में लिख देते हैं। तो सेकंड कार्बन पे R कॉन्फ़िगरेशन है, थर्ड कार्बन पे R कॉन्फ़िगरेशन है, इस तरह से। तो ये इसका पूरा नेम हो गया कॉन्फ़िगरेशन के साथ, 2R 3R। और बाद में फिर जो ऐसा अभी तक नेम करते आए हो वैसा लिखते हैं ना। तो शुरू में बस केवल जिस कार्बन पे जो भी कॉन्फ़िगरेशन है उसको लिख दिया जाता है। बताओ इसमें कोई डाउट है तो बोलो। समझ में आ गया किस तरह से नेमिंग करते हैं? सर एक R और एक S तो पहले कौन सा आएगा? अरे नंबर के अकॉर्डिंग आता है, कौन से कार्बन पे कौन सा है। सेकंड पे अगर S होता तो सेकंड पे S आ जाता, सेकंड पे R होता तो सेकंड पे R आ जाता। नंबर वाइज लिखोगे ना, 2 3 4 जैसे आएगा। जो भी कॉन्फ़िगरेशन वो लिख दो। R और S मतलब थोड़ी ना है, नंबर से मतलब है ना, ऑर्डर वाइज। बोलो समझ में आ गई बात, है ना? चलो अच्छा, RS कॉन्फ़िगरेशन पे वापस से आते हैं, है ना? एक और कंपाउंड देता हूं मैं आपको क्वेश्चन के लिए। जैसे COH है, H है ना? इसमें आप लोग क्या बनाओगे? CH3, इधर CH3, बताओ। बोलो कॉन्फ़िगरेशन बताओ, क्या कॉन्फ़िगरेशन आएगा? बोलो बता सकते हो कॉन्फ़िगरेशन? तो पहले तो ये देखो कि ये दोनों ग्रुप डिफरेंट हैं कि नहीं, ये पता लग रहा है आपको। ये ग्रुप डिफरेंट है, ये ग्रुप डिफरेंट है। स्ट्रक्चर दोनों का सेम है पर स्ट्रक्चर से मतलब नहीं है। तो हमें पता है कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होना चाहिए। तो आपको पता है कॉन्फ़िगरेशन दोनों का डिफरेंट है, एक सिस फॉर्म है और एक ट्रांस है ना? ये वाला सिस है और ये ट्रांस है, तो ग्रुप तो अलग अलग है ना? ठीक है, पर सिस और ट्रांस में आपको प्रायोरिटी नहीं पता, आपको EZ की फॉर्म में चाहिए तो EZ भी निकाल सकते हो। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन आ गया E और इसका आ गया Z। देखो है ना, सेम प्रायोरिटी वाले ग्रुप सेम ग्रुप साइड पे और ये अपोजिट साइड पे, तो E कॉन्फ़िगरेशन। तो EZ दो अलग अलग ग्रुप है। हो गया डिसाइड। अब प्रायोरिटी दे दो, तो सबसे पहली प्रायोरिटी पे तो COH ग्रुप आ जाएगा। फिर E और Z में से डिसाइड करना है, तो आपको पता है Z को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है ना? तो सेकंड पे ये आ गया, थर्ड पे E वाला ग्रुप आ गया, फोर्थ पे H है ये। तो 1 से 2 कर्व्ड एरो और 2 से 3 कर्व्ड एरो ड्रॉ करना है। तो ये क्या आ गया, कौन से डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज है ना? और फोर्थ ग्रुप वर्टिकल पे ही है, तो R कॉन्फ़िगरेशन आ गया इस कार्बन का। बताओ समझ में आया? तो वही CAP रूल्स के अकॉर्डिंग पता है आपको, E और Z को प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है ना? तो इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हो।
अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, है ना, इसको भी बताना है आपको। इसमें एक काम करते हैं हम लोग कि COH H, इधर CH3 OH H, और इधर भी ऐसे लिख देते हैं CH3 OH H। चलो बताओ, 3 कायरल कार्बन दिखाई दे रहे हैं आपको, तीनों के कॉन्फ़िगरेशन बताने हैं आपको। बोलो क्या होगा कॉन्फ़िगरेशन, बताओ बोलो जल्दी से। पहले का एस होगा। अच्छा, ऐसा तो नहीं सोच रहे ना ये दोनों ग्रुप डिफरेंट है, ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप सेम है तो कोई कायरल नहीं होगा बीच वाला कार्बन, ऐसा तो नहीं है? बताओ ये दोनों ग्रुप सेम है कि नहीं, पहले तो ये बताओ, बोलो। तो उसके लिए क्या करेंगे, स्ट्रक्चर वाइज तो सेम दिखाई दे सेम रहे है। हैं हमें, अब इन दोनों का कॉन्फ़िगरेशन देख लेंगे हम लोग, है ना। तो देखो स्ट्रक्चर वाइज तो सेम है, पर स्ट्रक्चर सेम होने से थोड़ी ना होता है, हमें तो कॉन्फ़िगरेशन भी तो देखना है। तो पहले वाले का अगर आप कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे तो निकाल देना, है ना, निकालना आता है आपको, जैसे 1 2 3 4, है ना। तो 1 से 2 जाएंगे, 2 से 3 जाएंगे, और ये क्या हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, मतलब इसका एस कॉन्फ़िगरेशन आ गया, है ना। इसको देखेंगे तो 1 2 3 4, तो 1 से 2 2 से 3, ये आ गया क्लॉकवाइज, तो इसका हो जाएगा आर। तो देखो एक का आर कॉन्फ़िगरेशन है, एक का एस कॉन्फ़िगरेशन है, तो अलग अलग ग्रुप है, तो मतलब बीच वाला कार्बन कायरल है ना, वरना तो बीच वाला कार्बन कायरल ही नहीं होता अगर सेम आ जाते तो, एस एस आ जाता, आर आर आ जाता, सेम ग्रुप आ जाते। तो अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन है, तो मतलब बीच वाला कार्बन कैसा है, कायरल है। अब इसका भी कॉन्फ़िगरेशन आएगा बीच वाले कार्बन का कायरल है, तो इसके लिए कैसे डिसाइड करोगे, तो देखो फर्स्ट प्रायोरिटी पे COH वाला ग्रुप। अब बात आती है कि आर और एस में से कैसे प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे, है ना, क्योंकि स्ट्रक्चर तो दोनों का सेम है। तो अब याद रखना कि अगर ऐसा होता है कि स्ट्रक्चर सेम हो और आर और एस अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन हो, तो आर ग्रुप को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है एज कंपेयर टू एस ग्रुप। ये भी एक आखिरी रूल है, जैसे जेड में था ना, जेड को ज्यादा प्रायोरिटी दे देते हैं फिर हम, तो उसी तरह से आर को ज्यादा प्रायोरिटी दे दी जाती है यहाँ पे। ठीक है, जब सेम स्ट्रक्चर होता है, एक आर फॉर्म है एक एस फॉर्म है, तो आर को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। तो सेकंड वाले पे आ जाएगा 2 पे ये, 3 पे ये, 4 पे, तो 1 से 2 और 2 से 3, तो ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन बन गया, क्या हो गया, क्लॉकवाइज मतलब आर, तो इस वाले कार्बन का आर कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा, है ना। तो ये आपके ओवरऑल सारे रूल्स हैं, है ना, और RS कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, कहीं कोई डाउट है तो बताओ, देख लो जल्दी से। थोड़ा वॉइस क्लियर नहीं है, किसको डाउट था किसी को डाउट? चलो, तो बहुत है आज के लिए। हाँ तो हो गया, चलो, है ना। तो अब तो नेक्स्ट वीक में क्लास है अपना, और इनको पढ़ लेना, अभी तक जितना पढ़ाया गया आपको, इन सब क्वेश्चंस वगैरह को एक साथ देख लेना, है ना। और चाहो तो प्रैक्टिस कर सकते हो, कुछ कुछ क्वेश्चंस की बन जाएंगे, सब तो नहीं बन पाएंगे क्योंकि काफी चीज अभी और पढ़ाना बाकी है ना। तो कुछ कुछ क्वेश्चन देख लेना, अगर आपसे बन जाए तो उनको बना लेना। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।